नमस्कार, परिवर्तन एकेडमी में आपका स्वागत है। मौलिक अधिकार के अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं और लास्ट वाला मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही हम लोगों का बचा था। पिछले 3 वीडियो में हमने आपको 5 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था, यानी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति के विकास का अधिकार। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और लास्ट वाला जो मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं कि इसके बारे में सबसे यह जरूरी क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 को। ठीक है। अगर सामान्य तौर से पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब प्रस्तावना आप उत्तर करेंगे। लेकिन जैसे ही नाम जुड़ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, तो आप अनुच्छेद 32 को आप कहेंगे या संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार है। यहाँ पर ध्यान रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संविधान के उपचार की बात की गई है। जहां पर संविधान में कोई कमी दिखती है उसकी बात की गई है, उसको सुधारने की बात की गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। तो अनुच्छेद 32 को हम देखेंगे और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी। रिट जारी करेगी अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है। यही रिट हाई कोर्ट भी जारी करेगी और यही रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करेगी। क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट किस अनुच्छेद के अनुसार जारी करती है? अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट 226। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या रिट जारी करती है। और कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट जारी होती है। ध्यान रहे, कई क्वेश्चन होते हैं, देखिए ध्यान पढ़िएगा। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, किनके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कितने प्रकार की रिट जारी होती है? 5 प्रकार की रिट जारी होती है। हाई कोर्ट रिट जारी किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? 226 के अनुसार। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की ही रिट। अब यहाँ पर देखना है कि वह रिट कौन कौन सी है। 5 प्रकार की रिट जो पूछता है वह कौन कौन सी है और उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो 5 प्रकार की रिट यानी रिट जारी करने की जो बात की गई है, रिटें, और उसका अंग्रेजी नाम भी जानना है। ठीक है। तो पहली रिट है जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की गई है और इसको कहते हैं हैबियस कार्पस। देखिए इस तरह लिखा रहता है हैबियस कार्पस। एकदम क्वेश्चन एक बार आया था इसी से संबंधित, इसको सुमेलित करने के लिए। इसको सुमेलित करने के लिए इसी तरह का क्वेश्चन आया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और हैबियस कार्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, सर्टियरी को वारंटो जो भी दिया था उसको सुमेलित करने के लिए आया था। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। पहली बात तो इसको देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है शरीर उपस्थित होना। शरीर उपस्थित होना। ठीक है, यह बात कही गई। इसका मतलब यह क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रीट का अर्थ है शरीर उपस्थित होना, तो वह कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार जिसको किया गया है उसको शरीर उपस्थित किया जाए। अगर उसकी गिरफ्तारी अवैध है, अवैधानिक है, तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको मुक्त कर दिया जाएगा। यानी जो न्यायाधीश है या जो मजिस्ट्रेट है, जो उसके सामने अगर उसको शरीर उपस्थित किया जाएगा तो वह बताएगा कि नहीं हमें गलत, या हमने क्या किया है, सही किया है कि गलत किया है। वहां पर जो भी बात कहेगा, अगर उसकी गिरफ्तारी अवैध होती है तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा। यह हैबियस कार्पस की बात करता है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कौन सी रिट कहती है शरीर उपस्थित होना, तो वह कह देंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, या बंदी प्रत्यक्षीकरण को सुमेलित करने के लिए आता है तो इसको कहते हैं हैबियस कार्पस। ठीक है, यह बात ध्यान रखना है। अब दूसरी रीट जो है परमादेश। इसको कहते हैं मैंडेमस।
मैंडेमस। और इसको कहते हैं परमादेश का हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यह क्वेश्चन पूछेगा कौन सी रीट कहते हैं हम आदेश देते हैं, तो वह कौन सी हो जाएगी? परमादेश। यह रीट जो है परमादेश आदेश करती है, यानी जो वरिष्ठ न्यायालय है अपने निचले न्यायालय को यह आदेश करती है, यानी अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देती है कि किसी व्यक्ति को या निचले न्यायालय को या किसी लोक प्राधिकारी व्यक्ति को या अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश जारी करती है कि किसी कार्य को करने या न करने के लिए वह कहता है। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए या न करने के लिए यह कहता है। तो परमादेश, और परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैंडेमस। यह दो हो गए। तीसरा है प्रतिषेध। तीसरी जो रीट है उसको कहते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध, इसी को कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, और इसका अर्थ होता है मना करना। ठीक है, मना करना। यह अभी उच्च जो वरिष्ठ न्यायालय है वह अपने अधीनस्थ न्यायालय को या किसी ऐसे कार्य को मना करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। ठीक है, जो प्रतिषेध है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह कहता है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसको आप नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर यह मना करता है। अगला है प्रतिषेध के बाद होता है प्रतिषेध कर सकते हैं या कहीं कहीं निषेध भी लिखा रहता है, तो इसको आप देखेंगे। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, और इसकी अंग्रेजी जो होती है सर्टियरी। एकदम ध्यान रखना है, अभी बताएंगे इसको कैसे क्वेश्चन आता है। सर्टियरी, और इसका अर्थ होता है सूचित करना। सूचित करना। यह भी वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को या किसी लोक प्राधिकारी को यह सूचित करने के लिए कहता है कि जो भी कार्य है उसको हमें सौंपा जाए, हमको बताया जाए। यानी जो भी कार्य जो आपके यहाँ उसका काम नहीं, जो भी कार्य जिसको आप नहीं देखते हैं उसको हमारे यहाँ प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए। और अगला है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा, और इसको कहते हैं को वारंटो। को वारंटो, अधिकार प्रेक्षा को कहता है को वारंटो, और इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। किस अधिकार से, किस अधिकार से। यानी यहां पर भी जो उच्च अधिकारी है निम्न अधिकारी से या उच्च जो अपर न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालय से यह कहेगा कि अपने अधिकार क्षेत्र से, या कोई लोक प्राधिकारी है जो गलत तरीके से किसी पद को धारण किया है, तो उसमें पूछा जाएगा कि आपने यह पद किस अधिकार से धारण किया है। आपने यह पद किस अधिकार से धारण किया है। अगर उनका पद धारण अवैध पाया जाता है तो उस पद से उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यह 5 प्रकार की रीट है, और पांचों प्रकार की रीट जो जारी करता है वह सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 32 के अनुसार। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उसको इस तरह पूछता है, जैसे यह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और यहाँ पर लिख दिया आपको को वारंटो। को वारंटो, यहाँ पर लिख देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद परमादेश। परमादेश, और यहाँ पर लिखता है सर्टियरी। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध, तो यहाँ पर लिख देगा मैंडेमस। यहाँ पर लिख देता है प्रतिषेध के बाद होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, और इस यहाँ पर लिखता है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस। ठीक है, और लास्ट वाला जो बचा
वह है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। और यहां पर लिख देता है सूचित करना, सॉरी यहां पर लिख देता है सर्टेरी हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, को वारंटो मैंडेमस, परमादेश, प्रतिषेध, अच्छा ये प्रोहिबिशन, सॉरी प्रोहिबिशन। इस तरह अगर आता है आपके सामने तो यहां पर आपसे कहेगा कि सुमेलित कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुमेलित कीजिए। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पर A B C D E इस तरह करके दे दिया, तो उसको मिलाना है। अब देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या होता है हैबियस कार्पस, तो देखिए यहाँ पर आ गया। परमादेश, हम आदेश देते हैं, तो इसका क्या हो गया मैंडेमस, ये C वाला, ठीक है। प्रतिषेध, इसका क्या हो गया प्रोहिबिशन। उत्प्रेक्षण, इसका सर्टियरी। अधिकार परीक्षा, इसका हो गया को वारंट। इस तरह करके मिलाने के लिए आता है, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर अगर आप नहीं जानते होंगे तो इसको जानना पड़ेगा। और इसके लिए इधर देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ जब पूछेगा तो यहाँ पर अगर अर्थ पूछता है, देखिए इस तरह अगर सुमेलित करने के लिए फिर आ जाए, अर्थ पूछता है तो यह कहता है सूचित करना, सूचित करना। यह हो गया आपका सशरीर उपस्थित होना, सशरीर उपस्थित होना। यहां पर हो गया सशरीर, सूचित करना हो गया सशरीर उपस्थित होना। किस अधिकार से, किस अधिकार से हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। सशरीर उपस्थित होना, सूचित करना, किस अधिकार से हम आदेश देते हैं। और इसका बच गया एक लास्ट वाला है रोकना, ठीक है। अब यहां पर फिर सुमेलित करने के लिए कर देगा कि इसको सुमेलित कीजिए। तो इसको आप जानते ही है कि इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है सशरीर उपस्थित होना। परमादेश का होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है, उत्प्रेषण का मतलब सूचित करना। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। तो इस तरह करके आपको सुमेलित करने के लिए आएगा। तो कई तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो इसको आप हल करेंगे, ठीक है। तो यह हो गया आपका मौलिक अधिकार 6वें नंबर का। तो सभी मौलिक अधिकार समाप्त हुए। हमने आपसे कहा था कि 3-4 जो मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद है उसके बारे में जानो, तो उसको हम लोग जल्दी से उसको समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 की बात किया है, तो वहां पर ध्यान रखना है। चलिए, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपके बीच में आपके जो अनुच्छेद है जो आपके समझ में या आपके समक्ष नहीं हुआ आए थे, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद 12 देखते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य क्या कहते हैं, यानी देश की परिभाषा। जो राज्य किसे कहते हैं यह परिभाषा उसमें पूछी गई है। तो सिंपल सी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि राज्य किसे कहते हैं या किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की परिभाषा दी गई, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के यानी राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं, विधान परिषद, स्थानीय जो योजना, स्थानीय जो कह सकते हैं कि ग्राम न्यायालय जो भी है कह सकते हैं, पुलिस, आर्मी, यूनिवर्सिटियां यानी विश्वविद्यालय, और कह सकते हैं कि जितने भी संस्थान हैं जिसको सरकार चलाती है, और अथवा जितने संस्थान हैं जिसको सरकार मान्यता देती है, अनुमति देती है चलाने की, वह सभी आपके राज्य के अंतर्गत आएंगे। और वह सब किस अनुच्छेद में, 12 में, ठीक है। अनुच्छेद 13, यह अनुच्छेद 12 हो गया। अब अनुच्छेद 13 हो गया। अनुच्छेद 13 में क्या है, इसमें देखिए न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन, इसकी बात की गई है।
न्यायिक पुनराविलोकन की बात की गई है कि यदि कोई ऐसा कानून बन गया है जो संविधान लागू होने से पहले जो मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता हो या कम करता हो, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। यह 13 का 1 कहता है। 13 के 1 में यह बात कही गई कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो कोई भी कानून संविधान में बन गया है जो लोगों के मौलिक अधिकारों को कम करता है, उसका हनन करता है, तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसको मिनिमाइज कर दिया जाएगा या उसके अधिकार को कम कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 के दूसरे में कहा गया है कि वे नियम, वे कानून जो संविधान लागू होने के बाद बन गए हैं और लोगों के मौलिक अधिकारों को कम करते हैं या उसका हनन करते हैं, तो उसको भी हटाया जाएगा अनुच्छेद 13 के अनुसार। ठीक है, तो इसी को कहते हैं न्यायिक पुनराविलोकन। अब देखिए 13 हो गया, अब 14 पढ़े। 14 में क्या था? विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 में धर्म आदि के आधार पर जो भेदभाव का निषेध। 16 में लोक नियोजन के क्षेत्र में समता का अधिकार। 17 में आपके अस्पृश्यता उन्मूलन। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं। 20 में जो था वो आपको अनुच्छेद 20 में जो था अनुच्छेद 20 जो व्यक्ति दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है, यानी दोष सिद्धि का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है मौलिक आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 बलात्कार श्रम से निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 25 में आपने पढ़ा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 29 और 30 में आप देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति के विकास का अधिकार। अगला जो अनुच्छेद बचा था वह था अनुच्छेद 31। ठीक है, यहाँ पर 1-3, यहाँ पर 3-1, यहाँ पर 1-3 है, यहाँ पर 3-1 है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? अनुच्छेद 31 में भी संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी। संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब इसमें अनुसूची 9 में जो कानून निहित है वह किस अनुच्छेद में है? 31 में है। और इसमें कहा गया भूमि से संबंधित जो कानून है वह अनुच्छेद 31 में निहित है। अर्थात आपकी जमीन के आप मालिक तो हैं, लेकिन सरकार को अगर जरूरत पड़ेगी तो आपकी जमीन ले सकती है। यह अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि अगर सरकार को आपकी जमीन की जरूरत पड़ेगी तो सरकार आपकी जमीन को ले सकती है, लेकिन यानी उसका अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसके बदले आपको उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 31 हो गया। अनुच्छेद 32 तो आपने पढ़ा अभी। अनुच्छेद 33 की बात किया गया है। यह अनुच्छेद 33 जो है मौलिक अधिकारों का अपवाद है। इसमें कहा गया है मौलिक अधिकारों में ना भाग 3 में कि सभी के लिए मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मौलिक अधिकारों को नहीं देखा जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सेना के जवान, पुलिस, अर्धसैनिक बल, यानी जितने भी लोग हैं जिनको देश की सुरक्षा दे दी गई है, इनके मौलिक अधिकारों को कम किया जाएगा, या कह सकते हैं कि यह अपवाद है। क्योंकि देखिए अभी शांति व्यवस्था की जो यानी वह आक्रमण हो जाए देश पर, और वहां पर जानते ही हैं कि अस्त्र शस्त्र से युद्ध होता है, वहां पर कोई बातचीत होती नहीं है, तो जान माल का खतरा बना रहता है। आप सेना में हैं और आप कहेंगे कि अब हम युद्ध लड़ गए, युद्ध हो गया, मतलब युद्ध प्रारंभ हो गया है और हम लड़ाई में मारे जाएंगे, हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या होगा, हमारे मौलिक अधिकारों का क्या होगा। तब इसी तरह सभी लोग कहेंगे तो सभी लोग तो भाग जाएंगे सेना से। तो वहां पर अनुच्छेद 33 की बात की गई है। उसी में पुलिस का आप देखेंगे, जैसे होली हुई, दिवाली हुई, सभी तो आप पुलिस में हैं तो आप कहेंगे हम भी जाएंगे अपने बीवी बच्चों के साथ, हम होली दिवाली मनाएंगे। तो होली दिवाली में आप जानते हैं होली दिवाली ईद दशहरा जो भी है, इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, यहाँ पर अशांति फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। अगर सभी पुलिस वाले अपने घर चले जाएं दशहरा होली या ईद मनाने, तो फिर शांति व्यवस्था कौन देखेगा। तो यहाँ पर इनके मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है, यहाँ पर उनके मौलिक अधिकारों का ध्यान नहीं दिया जाता है। उसी तरह सभी है। तो यह अनुच्छेद 33 की बात की गई है। अनुच्छेद 34 में यह कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है कि जिस क्षेत्र में सेना कानून लागू हो, यानी मार्शल लॉ,
उस क्षेत्र में कानून बनाकर उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। अब इसी कुछ क्षेत्र में सेना कानून लागू हो गया है और सेना वहां पर है, तो आप खुलेआम चाहे घूमने, तो वह घूमने नहीं देंगे आपको। जो भी कार्य करना चाहे सामान्य ढंग से तो नहीं करने देंगे। तो यह 34 कहता है, अनुच्छेद 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कानून बनाएगा वह संसद के अनुसार बनाया जाएगा। ठीक है, तो यह आपके मौलिक अधिकार समाप्त हुए। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, यानी एक भी अब अनुच्छेद को छोड़ेंगे नहीं। 12, 13 से लेकर, यानी 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपको अनुच्छेदों को पढ़ना है, रटना है। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वह आपको ध्यान देना जरूरी है उस पर। ठीक है, तो यह मौलिक अधिकार समाप्त हुआ और आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, यानी अगली वीडियो में नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने के बाद हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, यानी भाग 4 और भाग 4 क पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भाग 5 यानी संघ की बात करेंगे। तो आप ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, समय बहुत मूल्यवान है और इस समय को गंवाना ठीक बात नहीं है। तो आप अपनी सफलता के या अपनी तकदीर के लेखक या मालिक आप खुद हैं, और हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है कि आपको सही दिशा प्रदान कर दी जाए। तो यह प्रयास हम लोगों का अनवरत चलता रहेगा और आप भी अपने प्रयास को हमेशा करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।